जय हिंद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बाई एसपी में आप सभी का स्वागत है। तो इतिहास में आज हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में शुरू करेंगे। इसके पहले हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यह हम जानेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल कहते किसे हैं। तो वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, मतलब लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, उसी को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इनकी जो जानकारी है, इनकी जानकारी का भी स्रोत पुरातात्विक स्रोत ही है। इसमें हम सिंधु सभ्यता को रखते हैं। तो अब हम सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। जो सिंधु सभ्यता है, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। अब चूंकि सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पे मिलने के कारण उस नदी के नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ा। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई, और इसकी जब जानकारी पता चली तो इसकी जो पहली खुदाई है वो हड़प्पा से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु सभ्यता की जो जानकारी है वो चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने दिया, मतलब इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी और इसके जो सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण का काम जेम्स कनिंघम ने किया। और यह जो सभ्यता है, ये सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई इतनी बड़ी सभ्यता थी। और यह जो है दुनिया अर्थात विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। उसके बाद हम सिंधु सभ्यता के बारे में और जानते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो है, इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया। अब इसका जो नामकरण है वो जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की जो पहली खुदाई है वो दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। और सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, यानी इस प्रकार से है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। और जो इसका विकास है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। तो ये बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी। अब इसके बारे में और हम जानते हैं। तो ये पूरब में जो है आलमगीरपुर हिंडन नदी, यानी पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर हिंडन नदी तक, और पश्चिम में सुतकांगेडोर यानी दास्क नदी तक, उत्तर में मांडा यानी चिनाब नदी तक, और दक्षिण में दायमाबाद यानी परवरा नदी तक। तो इसका पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो विस्तार है इस प्रकार से है। एक ट्रिक हमारा है कि जो स्थल है और नदी, इसको इस प्रकार से रखने याद करने का ये ट्रिक है। तो स्थल में हम सम बराबर एडी लिखेंगे, और नदी में डच बराबर है पर। तो सा से सुतकांगेडोर और डा से दास्क नदी। उसके बाद माँ है, माँ से मांडा, और चा से चिनाब नदी। ए है, ए से आलमगीरपुर, और हा से हिंडन नदी। डी है, डी से दायमाबाद, और पर से परवरा नदी। तो इसको हम इस प्रकार से ट्रिक से याद कर सकते हैं। सम बराबर एडी और डच बराबर है पर। तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी पश्चिमी जो सीमा है वो पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में थी। इसकी पश्चिमी सीमा जो है वो पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में थी, जो कि दास्क नदी के तट पर है। और इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी तक थी। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे है। और दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दायमाबाद में, जो कि परवरा नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से इसका विस्तार था। अब हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से प्रमुख स्थल है। तो सबसे पहले हड़प्पा है। तो हड़प्पा की जो खुदाई है 1921 में हुई थी, और हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। तो इसकी जो खुदाई है हड़प्पा सभ्यता की, वो 1921 में दयाराम साहनी ने की। और यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में है। यहाँ से कुछ निम्नलिखित वस्तुएं मिली, उनके बारे में देखते हैं।
तो यहाँ से हमको कुम्हार का चाक मिला, अन्नागार मिला, श्रमिक आवास मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिली, लकड़ी की ओखली मिली, लकड़ का ताबूत मिला, RS-37 कब्रिस्तान मिला, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह। कुम्हार का चाक अर्थात कुम्हार जिससे बर्तन बनाता वो, अन्नागार अर्थात अन्न रखने का जो भंडारण अन्न भंडारण की जो गृह होती है वो मिली, श्रमिक आवास श्रमिकों के रहने के लिए आवास, और एक मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, और RS-37 एक कब्रिस्तान भी मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला। तो ये सब हड़प्पा से मिली। अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो इसकी खुदाई 1921-22 के दौरान रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था और यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर है वो मोहनजोदड़ो है। यहाँ मृतकों की एक बहुत बड़ी टीला मिला और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई, उसके बारे में देखते हैं। तो पुरोहित आवास यहाँ से मिला था। पुरोहित आवास यानी पुरोहितों को रहने के लिए आवास। घर में कुआं मिला था। विशाल स्नानागार मिला था और अन्नागार मिला था। सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी और तांबे का ढेर। तो ये सब मोहनजोदड़ो से मिला। क्या क्या मिला? पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर। इतनी चीज़ें यहाँ से मिली। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत या भवन यही था। यानी मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार अर्थात अन्न भंडारण करने का जो गृह मिला है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत यही था। अब हम चंदहुदड़ो के बारे में देखते हैं जिसकी खुदाई 1921 में गोपाल मजुमदार ने की थी। जो चंदहुदड़ो है इसकी खुदाई 1921 में गोपाल मजुमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका जो लोकेशन है वो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है और यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यानी इस शहर की सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाया गया है। यह एक औद्योगिक शहर है और इसको औद्योगिक शहर कहा गया है। और इसमें जो वस्तुएं मिली उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें हमें मेकअप सामग्रियां मिली थी। लिपस्टिक मिला, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। यानी शायद फर्श बना रहा होगा और नया नया बना था तो बिल्ली दौड़ी, पीछे कुत्ता दौड़ा तो उसके पद चिन्ह बन गए होंगे। तो वो मिला है। मेकअप सामग्रियां मिली हैं, लिपस्टिक मिला है, शीशा, मनका, यही सब मिला है। अब हम रोपड़ के बारे में बात करेंगे। रोपड़ इसकी खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। जो रोपड़ है पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है और इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और यहाँ जो है मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर का भी शव मिला है। रोपड़ में मानव के साथ उसके पालतू जानवर का अर्थात जब कोई मनुष्य मरा होगा तो उसी के साथ उसके पालतू जानवर को भी दफना दिया गया होगा। तो मानव के साथ साथ पालतू जानवर के भी शव मिले हैं। नोट, ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में मिला था और जिस प्रकार से यहाँ मिला उसी प्रकार से एक जो है शव जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में मिला था। अब हम बनवाली के बारे में देखते हैं। तो बनवाली इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। जो बनवाली है बनवाली की खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी जिस कारण घरों में सोख्ता मिलता है। ये जो बनवाली है यहाँ जल निकासी का व्यवस्था नहीं था तो उसके लिए घरों में ही आपको सोख्ता देखने को मिलता है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। अब इसके बाद हम कालीबंगा के बारे में देखते हैं। तो कालीबंगा इसका अर्थ होता काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ होता काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट मिले हैं, चूड़ी मिली, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंडे मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे है।
ये जो कालीबंगा हो राजस्थान में सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे है और यहाँ अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल, हवन कुंड यही सब मिले हैं। और इसकी जो खुदाई है बीके थापड़ तथा वीवी लाल, बीके थापड़ और वीवी लाल ने इसकी खुदाई की थी। उसके बाद हम धौलावीरा के बारे में देखते हैं। यह गुजरात में स्थित है। धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। जो धौलावीरा है गुजरात में स्थित है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। धौलावीरा जो है इसकी खुदाई भी रविंद्र सिंह ने की थी। उसके बाद हम सुरकोटदा देखते हैं। तो सुरकोटदा यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। ये जो सुरकोटदा है यह गुजरात में स्थित है और यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। उसके बाद हम लोथल के बारे में देखेंगे। लोथल यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। लोथल क्या है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। लोथल में जो घर के दरवाजे हैं वो बाहर की तरफ अर्थात सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फरारा की मुहर मिली है। सॉरी, फरारा नहीं, यहाँ फारस की मोहर मिली है। मिस्टेक हो गया। तो फारस की मोहर, यहाँ जो है फारस की मोहर मिली है जो विदेशी व्यापार को दर्शाती है। फारस की मोहर मिलने के कारण हमको ये पता चला कि लोथल जो बंदरगाह है यहाँ से दूर दूर तक विदेशों में व्यापार होता था। यहाँ से युगल समाधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। युगल यानी जोड़े में, समाधान यानी 100, जोड़े में 100 मिला है जो कि सती प्रथा का प्रतीक है। उसके बाद हम रंगपुर को देखते हैं। यह गुजरात में स्थित है। जो रंगपुर है गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है धौलावीरा है, जो गुजरात प्लस पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा जो गुजरात प्लस पाकिस्तान में पड़ता है। और भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है वो राखीगढ़ी हरियाणा है। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो शहर है वो मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। अब हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो पहला विशेषता क्या है? सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। सड़कें समकोण अर्थात 90 डिग्री पर काटती थी तथा ये पूरब पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। इनकी जो सोच थी देखिए कितनी आगे थी। जो सड़क इन्होंने बनाई पूरब पश्चिम दिशा में बनाई और एक दूसरे को 90 अंश पर अर्थात 90 डिग्री के कोण पे काटती थी। इस कारण से जब हवा चलता था तो सड़कें अपने आप यानी स्वतः साफ हो जाती थी। और यहाँ की जो नालियाँ थी ढकी हुई थी, एकदम आधुनिक व्यवस्था था वहाँ। नालियाँ ढकी हुई थी, सड़कें समकोण एक दूसरे को 90 अंश पर काटती थी। सड़कें ऐसी बनाई गई जो हवा चले तो स्वतः ही साफ हो जाए। और अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। इनका जो व्यापार है विदेशों से होता था और इनका जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक था, यानी को प्राथमिकता जो है वो माता जी को दी जाती थी। मात्र सत्तात्मक समाज था। और इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी और इसको पढ़ा नहीं जा सका। इनके जो मोहर थे, मोहर पर सर्वाधिक एक सींग के जानवर, मतलब इनका जो मोहर था सर्वाधिक एक सींग वाले जानवरों का इनके मोहर पे चित्र मिला है। और इनके मोहर पर गाय का चित्र नहीं मिला है। मतलब इससे पता चलता है कि उस समय गाय के बारे में इनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था। और ये लोग जो है माप तौल के लिए जो न्यूनतम बाट का प्रयोग करते थे, न्यूनतम 16 केजी का। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। ये लोग युद्ध और तलवार के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा जो कारण है बाढ़ माना गया। वैसे तो विनाश के कई कारण बताए गए हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा कारण है वो बाढ़ को माना गया है। एक कारण ये भी माना
गया कि वहाँ कोई महामारी फैल गई हो तो इससे, लेकिन जो सबसे प्रामाणिकता भरी कारण जो है वो बाढ़ को मानते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।